माई सेल्फ विनीता। जैसे कि हमने अपनी यूपीएससी एससी की सीरीज़ स्टार्ट की है, उसी के मद्देनज़र ये अपना नेक्स्ट उसका पार्ट है और हम 2014 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें जितने भी यूपीएससी ने पीवाईक्यू पूछे हैं उसको एक एक करके हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने काफ़ी सारे 3-4 ऐसे को डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम आज में भी 2 ही पीवाईक्यू बाकी है, उसको कर लेंगे। उसके बाद अपना 2014 का तो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 15 का स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो ऐसे का टॉपिक है वो फर्स्ट टॉपिक ये है कि जो शब्द होते हैं वो दो धारी तलवार से अधिक तीक्ष्ण होते हैं, है ना। सबसे पहले हमें इसका कॉन्टेक्स्ट समझना पता होना ज़रूरी होता है कि ये क्या बोल रहा है, इसका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले बात कर रहा है ये शब्द का यहाँ पे अभिप्राय आपकी वाणी हो गया, या फिर आप जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, आपका जो बात करने का तरीका है, आप उससे ले सकते हैं। फिर बाद में ये बोला है दो धारी तलवार से अधिक तीक्ष्ण है। दो धारी तलवार मीन्स कि कोई तलवार होती है जिनकी दोनों तरफ से धार करवा रखी होती है ना, उससे भी ज़्यादा तीक्ष्ण रहती है। मीन्स तलवार का घाव होता है वो तो एक बार फिर भी भर जाता है, लेकिन जो शब्द के घाव ऐसे होते हैं जो कभी भरते नहीं है ना, तो उसका घाव है वो दो धारी तलवार से भी ज़्यादा तीक्ष्ण या फिर उससे गहरा होता है। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में अपना लिखना है कि अगर आप अच्छी लैंग्वेज यूज़ करते हैं या फिर आप अच्छी वाणी बोलते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट रहता है, और अगर आप कटु या फिर नफ़रत भरी वाणी बोलते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट रहता है, उसके बेसिस पे अपन को लिखना। और ये भी बताना है कि कैसे ये दो धारी तलवार से भी ज़्यादा तीक्ष्ण रहती है, मीन्स उसका क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं, तो उसको भी लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करें इंट्रोडक्शन की। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में एक सबसे अच्छा ये तरीका है कि आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि कोटेशन बोल क्या रहा है। अगर आपके पास कुछ रिलेवेंट आपको इंट्रोडक्शन याद नहीं आया है ना, तो ये कोड को एक्सप्लेन करने वाला तरीका भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद अगर किसी को कबीरदास जी का एक दोहा है वो अगर याद आए तो अपन वो भी यूज़ कर सकते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोल, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए, है ना। तो ये वाला दोहा भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद अपन कुछ कॉन्ट्रास्ट वाली चीज़ भी दिखा सकते हैं कि एक किसी पर्टिकुलर इंसान ने इस प्रकार अपनी वाणी को यूज़ किया था तो उसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आया था, और दूसरी ही तरफ किसी नेगेटिव पर्सन ने अपनी वाणी से काफ़ी कुछ चीज़ें बर्बाद कर दी थी, है ना। तो ऐसा कुछ एग्जांपल भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अपन विवेकानंद जी और हिटलर का लिख सकते हैं कि विवेकानंद जी है वो शिकागो सम्मेलन के अंदर गए थे तो उन्होंने किस प्रकार की वाणी यूज़ की थी, उसका क्या ह्यूज इम्पैक्ट रहा था। और इसी प्रकार जो हिटलर है वो कैसी वाणी यूज़ करते थे या फिर किस प्रकार से शब्द के थ्रू अपनी नीति अपनाते थे और उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ था। तो यहाँ ऐसा कॉन्ट्रास्ट भी लिख सकते हैं, और कुछ अलग कोटेशन या फिर कुछ आप खुद भी बना सकते हैं जो आपको लगे। किसी का रहता है क्रिएटिविटी अच्छी रहती है तो आप तो हाथ की कोटेशन या फिर इस प्रकार के कुछ क्रिएट कर लेते हैं। तो ऐसा अगर आपको कुछ आता है तो आप वो भी लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि तलवार की चोट तो मिट जाएगी किंतु शब्दों से किया गया वार हृदय मन मस्तिष्क को आघात पहुँचाता है जो कभी नहीं मिटेगा, है ना। कि तलवार वाला घाव तो फिर भी मिट जाएगा, लेकिन जो शब्दों से किया गया वार होता है वो आपके हृदय को, मन को, मस्तिष्क को, सबको आघात पहुँचाता है ना, जिसका घाव कभी भरता नहीं या फिर कभी मिटता नहीं है। तो ऐसा कुछ अपन लिख सकते हैं। और उसी के साथ हम कुछ और भी लिख सकते हैं। कुछ रियल लाइफ के इंसिडेंट रहते हैं, कुछ ऐसी खुद की स्टोरी रहती है पर्सनल, अपन वो भी अगर कुछ रिलेवेंट लगे तो वो भी लिख सकते हैं। दूसरा महाभारत का वो भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, दुर्योधन वाला, है ना। कि दुर्योधन की जो बात करने का तरीका था वही सही नहीं था। जब श्री कृष्ण है वो पांडवों का हक मांगने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पे उन्होंने हक न देके श्री कृष्ण को बांधने की ही कोशिश की थी, है ना। तो वो कहीं ना कहीं उनकी एक शब्द नीति ही थी जिसने फिर महाभारत के युद्ध को जन्म दिया था। तो वो भी अपन लिख सकते हैं। और भी कोई ऐसी कुछ मूवी भी हो सकती है, तो ऐसा कुछ भी अपन लिख सकते हैं। उसके बाद अपना इंट्रोडक्शन होने के बाद फिर अपना बॉर्डर स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर थीसिस वाले अपन जनरेट कर लेंगे, मीन्स कि हमें कौन कौन से मुद्दे हैं उसको उठाना है अपने ऐसे के अंदर, और फिर हमें उसको आर्गूमेंट के साथ एड्रेस करना है। तो यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन को अपन जनरेट करेंगे। सबसे पहले यही है कि अगर आपने एक्सप्लेन नहीं किया तो पहले एक्सप्लेन कर दो, उसके बाद आप ये बता सकते हो कि शब्द से क्या अभिप्राय है।
तो शब्द का अपन मीनिंग बता सकते हैं कि शब्द बेसिकली आपकी ये लैंग्वेज को बता रहा है, या फिर जो आप बात करने का तरीका है, या फिर आपके अभिव्यक्ति का माध्यम है, किस प्रकार से आप खुद को अभिव्यक्त करते हैं शब्दों के माध्यम से, तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अपन वो चीज़ लिख सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे ये बोल रहा है ना, शब्द दोधारी तलवार है। केवल यहाँ पे शब्द बोलने वाले, मतलब नेगेटिव में आप ये चीज़ भी लिख सकते हैं कि इसका मतलब कि आप किसी की आलोचना कर रहे हो, किसी की घृणा कर रहे हो, नफ़रत फैला रहे हो। ये सारी चीज़ें भी आप इस शब्द के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन ये बना सकते हैं कि ये कैसे दुधारी तलवार से अधिक तीक्ष्ण रहता है, कि आप बोल रहे हो कि जो शब्दों के घाव है वो भरते नहीं हैं, या फिर ये इसके जो प्रभाव रहते हैं वो काफ़ी घातक रहते हैं, ये दुधारी तलवार से भी ज़्यादा तीक्ष्ण है। तो आप कैसे बोल रहे हो, क्या रीज़न है, तो यहाँ पे अपन को जस्टिफाई करना पड़ेगा, अपने आर्गुमेंट देने पड़ेंगे कि ये क्यों दुधारी तलवार से ज़्यादा तीक्ष्ण है। और यहाँ पे अपन को नेगेटिव चीज़ें ही लिखनी है कि किस प्रकार से ये नेगेटिविटी फैलाने का कार्य करता है, या फिर किसी के हृदय के अंदर या मन मस्तिष्क के अंदर किस प्रकार से ये गहरे घाव कर देता है, जिससे उभरना थोड़ा सा मुश्किल रह जाता है ना। तो यहाँ पे अपन को अपने आर्गुमेंट नेगेटिव वाले ही देने हैं। यहाँ पे फिर यही चीज़ लिखा हुआ है कि तलवार शरीर पर वार करता है, किंतु शब्द होता है वो हृदय पर वार करता है, जो कभी मिटता नहीं है। फिर इसका नेगेटिव क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस है वो लिख सकते हैं कि अगर आप किसी की आलोचना कर रहे हो, किसी की घृणा कर रहे हो, तो उसका क्या रिजल्ट रहेगा। हो सकता है कि आपकी शब्दों से कोई बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाए, उसको अवसाद या फिर स्ट्रेस, एंजाइटी उसके अंदर चला जा सकता है, या फिर किसी का मॉरल डाउन हो सकता है। कोई कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है लेकिन आप उसकी आलोचना कर रहे हो, या फिर आप उसको नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हो, तो हो सकता है कि उसका मॉरल डाउन हो जाए और वो उस कार्य को करना छोड़ दे। हतोत्साह तो कर सकते हो आप किसी के अंदर हीनता ग्रंथि भर सकते हो कि आप बार बार किसी को टोक रहे हो कि ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ सही नहीं है ना, और हमेशा उसकी आप कमियां ही निकाल रहे हो। तो एक उसके अंदर अपनी हीनता ग्रंथि पैदा हो जाएगी कि मेरे अंदर खुद के अंदर ये कमियां है, या फिर मैं ये चीज़ नहीं कर सकता हूँ, या फिर जो आप उसको नेगेटिव चीज़ बोल रहे हो तो वो उस चीज़ को कहीं ना कहीं एक एक्सेप्ट कर लेगा, हाँ ये चीज़ नेगेटिव है और मेरे अंदर ये कमी है, तो वो उस चीज़ से फिर उभर नहीं पाएगा, है ना। तो कहीं ना किसी के अंदर हीनता ग्रंथि भर सकता है, या फिर कुछ गलत कदम भी उठा सकते हैं कि सुसाइड, या इस प्रकार से भी काफ़ी लोग कदम उठा लेते हैं। अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हो, किसी को बहुत ज़्यादा नेगेटिव बोल रहे हो, उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो उस चीज़ को सहन कर ले, तो ये कहीं ना कहीं आपको इस प्रकार के करते हुए दिखाई देते हैं। या फिर किसी के अंदर रिवेंज वाली भावना पैदा हो सकती है, किसी के अंदर द्वेष, घृणा और उस प्रकार की जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो भी उत्पन्न हो सकती है। या फिर कोई कुंठित हो सकता है आपकी शब्द की जो तलवार है उससे, या फिर कोई असफलता की तरफ जा सकता है। मे बी वो अच्छे कार्य के लिए या फिर अपनी सफलता के लिए कार्य कर रहा है, लेकिन आपने उसके अंदर हीनता ग्रंथि भर दिया, आपने उसको हतोत्साहित कर दिया, उसका मॉरल डाउन कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं असफल भी हो सकता है। तो इस प्रकार से जो भी नेगेटिव चीज़ें होती है आप उसको लिख सकते हो कि ये चीज़ कहीं ना कहीं संघर्ष को उत्पन्न कर देता है, या फिर समाज के अंदर अशांति, असुरक्षा, इस प्रकार की चीज़ें भी बढ़ा सकता है। इसको अपन डायरेक्टली यहाँ पे ये अवसाद हो गया, मॉरल डाउन, ये सब चीज़ें लिखी है यहाँ पे। फिर अपन टेम्पोरल अगर यूज़ करेंगे ना अप्रोच, तो वो काफ़ी अच्छी रहेगी कि अगर आप किसी की आलोचना कर रहे हो, या फिर आप किसी को घृणित कर रहे हो, किसी को आप अपशब्द वगैरह बोल रहे हो, तो उसको क्या इम्पैक्ट रहेंगे ना। तो सबसे पहले आप इंडिविजुअल लेवल पे लिख सकते हो कि किस प्रकार से एक इंडिविजुअल को, है ना, प्रभावित करेगा। उसके बाद आप लिख सकते हो कि ये किसी की फैमिली को किस प्रकार से डिस्ट्रॉय कर सकता है, सोसाइटी को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, या फिर आपका जो वर्क कल्चर है उसको किस प्रकार से डिस्ट्रॉय कर सकता है, आपके नेशन को किस प्रकार से कर सकता है, इंटरनेशनल लेवल पे ये किस प्रकार से कार्य कर सकता है, आपकी सिक्योरिटी पे किस प्रकार से ये इम्पैक्ट डाल सकता है, आपके जो इकोनॉमिकल सेक्टर है उसको किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है, आपके पर्सनल रिलेशन को, आपके फ्रेंडशिप को, है ना। तो वहाँ पर भी आप ऐसे करके लिख सकते हैं। फिर आप अपने एग्जांपल डाल सकते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे किसने आपके किसी के घृणा से एक गलत कदम उठाया हो, या फिर फैमिली के अंदर कुछ गलत चीज़ें उत्पन्न हो गई हो, सोसाइटी के लेवल पे, तो ये चीज़ लिख सकते हैं, है ना। और फिर बाद में कुछ यहाँ पे ये एग्जांपल लिख ही रखे हैं कि सोशल मीडिया है वो किस प्रकार से अफवाह फैला देता है, किसी को ट्रोल कर देता है, वो चीज़ गलत है कि एक चीज़ देख ली वो भले ही सही है या नहीं है, तो उसका
मीम बना देना या फिर उसको ट्रोल करते जाना, उसको गलत और ज़्यादा उसको बढ़ाना, हवाएं देना, तो वो चीज़ लिख सकते हैं। किस प्रकार से नरसंहार उत्पन्न हो जाते हैं एक गलत शब्दों की वजह से, या फिर सांप्रदायिकता को ये बढ़ावा दे देता है, विभाजन को कहीं ना कहीं प्रमोट कर देता है। भारत का विभाजन भी कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता या फिर ये हेट स्पीच वगैरह है, इन्हीं का परिणाम आप बता सकते हैं। ठीक है, और ट्रोलिंग और ये सब चीज़ अपन लिख सकते हैं कि एडिशन है उनको भी किस प्रकार से ट्रोल वगैरह किया गया था। या फिर रिसेंट की एक घटना भी आप लिख सकते हैं कि शायद यूपी बोर्ड में किसी गर्ल ने टॉप किया था, लेकिन उनका कुछ हार्मोनल कुछ कमी वगैरह थी, जिस वजह से उनके फेस और उस पर काफ़ी ज़्यादा हेयर वगैरह था, तो काफ़ी ज़्यादा उनको ट्रोल वगैरह भी किया गया। तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं कि किस प्रकार से ये हेट स्पीच है वो सोशल मीडिया के थ्रू और ज़्यादा बढ़ती है और कहीं ना कहीं लोगों को गलत स्टेप लेने के लिए प्रोत्साहित कर देती है। तो ये चीज़ अपन लिख सकते हैं। फिर अगला अपन ये बता सकते हैं कि शब्दों को कैसे मतलब अगर आप बोल रहे हो, किसी से बात वगैरह कर रहे हो, तो आप किस प्रकार से अपने व्यवहार को अपनाएं, किस प्रकार से आप अपने शब्दों का चयन करें जिससे वो एक दो धारी तलवार की तरह कार्य न करे और एक लोगों को शांति पहुंचाए या फिर उनके सकारात्मक उनके साथ किया जा सके। इस प्रकार से आप अपनी वाणी को बोलें। तो आपकी वाणी कैसी हो सकती है, या फिर अगर आपको कोई उत्साहित कर भी रहा है कुछ नेगेटिव के लिए, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो जिससे आप अपने शब्दों पे कंट्रोल कर सकते हो या फिर अपनी वाणी पे लगाम रख सकते हो। तो इस प्रकार के कुछ कदम हो सकते हैं जिससे आप इन तीक्ष्ण घावों से लोगों को बचा सकते हैं, आप ऐसे शब्दों का यूज़ ना कर सके। तो ऐसे आप क्या स्टेप उठा सकते हैं। एक तो ये हो गया कि आप शब्द चयन, अगर आप बोल रहे हो तो आप शब्दों का चयन करते समय थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आप किस प्रकार से शब्दों का यूज़ कर रहे हो, या फिर जितना हो सके आप अच्छी वाणी बोलने की कोशिश करो। अगर आपको किसी ने कुछ बोल भी दिया है तो आप शांति से सुन लो या फिर आप उस टाइम मौन धारण कर लो, क्योंकि मौन किसी चीज़ का भी आंसर देने के लिए सबसे अच्छा आपका जवाब रहता है। अगर आप मौन हो तो आप काफ़ी बड़ी बड़ी चुनौतियों को भी आप स्वीकार कर सकते हो या फिर उसका सामना कर सकते हो। शब्दों की मितव्ययता का आप ध्यान रखिए। फिर यहाँ पे अगर आपने विवेकानंद जी वाला नहीं लिखा है तो यहाँ पे आप उनका कोटेशन डाल सकते हो कि किस प्रकार से विवेकानंद जी ने शिकागो के अंदर अपने शब्दों के थ्रू लोगों को प्रभावित किया था। और यहाँ पे एक विवेकानंद जी का ही कोट है कि तलवार केवल युद्ध जीत सकती है, शब्द दिलों को जीतते हैं ना। कि वहाँ पे भी उन्होंने अमेरिका के अंदर यही तो किया था कि अपने शब्दों के थ्रू लोगों का दिल जीता था। तो उसको आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे विवेकानंद जी का ही एक कोट है जो यूपीएससी के शायद एथिक्स के पेपर के अंदर ये कोटेशन पूछा गया था कि किसी की भर्त्सना नहीं, अगर आप मतलब किसी की हेल्प नहीं कर सकते तो वहाँ पे आप किसी की भर्त्सना मत कीजिए, है ना। जितना हो सके उसकी हेल्प करने की कोशिश कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप उसको आशीर्वाद देके और हाथ जोड़ के वहाँ से निकल लिए। इस प्रकार से आप कुछ डाल सकते हैं कि एथिक्स का भी आप कैसे कोटेशन यूज़ कर सकते हो, या फिर ऐसे का कुछ कोटेशन आ रखा उसको भी आप इधर उधर यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ अपन लिख सकते हैं। उसके बाद अपना अगला क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्या हमेशा ही ये जो आपके शब्द है वो दो धारी तलवार से भी तीक्ष्ण होते हैं, या फिर कभी कभी उसके कॉन्सिक्वेंसेस है वो अच्छे भी रहते हैं। तो उसको अपन को लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये काउंटर में भी देना ज़रूरी है। वहाँ पे भी पूछा है ना कि हमेशा ही ऐसा होता है, तो हमेशा कुछ भी ऐसा नहीं होता है। हमेशा कुछ ना कुछ कम ज़्यादा तो रहता ही रहता है। एक सिक्के के दो पहलू रहते हैं। हो सकता है किसी का पलड़ ज़्यादा भारी हो या फिर किसी का थोड़ा सा कम हो, लेकिन एक ही चीज़ हमेशा बेस्ट नहीं होती है। तो यहाँ पे फिर अपन को कुछ काउंटर में भी लिखना पड़ेगा कि ऐसे ही काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक सकारात्मक ऊर्जा भी देती है। अगर आपकी कोई आलोचना वगैरह करता है, या फिर आप हमेशा किसी से मीठी वाणी में ही बोलेंगे, या फिर हमेशा आप किसी को बोलने से टकराएंगे, कतराएंगे, या फिर आप कहीं पर आपको बोलना चाहिए लेकिन फिर भी आप वहाँ पे मौनता को धारण कर रहे हैं, तो वो चीज़ सही नहीं है। आप किसी नेगेटिव चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको कहीं कहीं थोड़ा नेगेटिव अगर आपको बोलना पड़े तो वहाँ पे भी आपको बोलना चाहिए। तो यहाँ पे फिर अपन लिख सकते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं वहाँ पे आपको बोलना ज़रूरी है कि हो सकता है वो कुछ गलती कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका पेरेंट्स होने के नाते आपका दायित्व बनता है कि आप उनको टोकें। अन्यथा हो सकता है कि वो गलत राह पे चले जाएं, या फिर कुछ उनके अंदर पूर्वाग्रह या फिर इस प्रकार की भावनाएं उत्पन्न हो जाए जो उन्हें कहीं ना कहीं आगे फिर सही नहीं रहे उनके लिए। या फिर
विपक्ष पार्टी है, विपक्ष पार्टी का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो फिर सत्ता की है क्या कमियां हैं उनको बताती रहती है। तो विपक्ष पार्टी का भी हमेशा होना ज़रूरी है, और विपक्ष पार्टी हमेशा आपकी आलोचना करेगा या फिर आपको सही राह पे जाने के लिए कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करेगा। तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं। नीति की आलोचना करना भी ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं है कि हर बार आप प्रशंसा ही करेंगे। हो सकता है आपको किसी चीज़ के अंदर कमी लग रही है तो वहाँ पे आप उसकी आलोचना कीजिए। मेन यहाँ पे नीति हो गया, गवर्नमेंट किस प्रकार से कार्य कर रही है, किस प्रकार से पॉलिसी मेकिंग कर रही है, किस प्रकार से उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तो उसकी आलोचना करना भी आपका एक नागरिक होते हुए आपका कर्तव्य है। दूसरा हो सकता है कि आपके प्रेरणा का स्रोत बन जाए, है ना। कोविड-19 के टाइम जैसे कुछ एग्जांपल्स अगर अपन को दिखते हैं कि किस प्रकार से लोगों के ना प्रेरणा का स्रोत बन गए थे। और अगर आप किसी की आलोचना करते हैं तो वहाँ पे आप कहीं ना कहीं किसी के कैरेक्टर को आप एग्जामिन भी कर सकते हैं कि वो किस प्रकार से रिएक्ट करता है। तो उसकी जो रिएक्शन रहता है उससे आप उसका अनुमान लगा लेते हैं कि ये इंसान किस प्रकार का है। तो ये भी एक ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं आपको पता चलता है इंसान के बारे में। या फिर कुछ आलोचना आपकी ज्ञानवर्धक हो सकती है। आपने कुछ गलत कार्य किया है और आपको टोका गया है तो आप उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं, आप उसके बारे में छानबीन करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं ज्ञानवर्धक भी होगा। या फिर आपका एटीट्यूड चेंज हो सकता है। अगर आप कुछ नेगेटिव चीज़ कर रहे हैं और आपको किसी ने बोला है तो आपका एटीट्यूड चेंज होगा, आप अपने मार्ग को बदल सकते हैं, आप सफलता की तरफ जा सकते हैं। आपको मे बी मोटिवेशन मिल सकता है। किसी ने आपको टोका है कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते, लेकिन आपने ठान लिया है कि इन्होंने बोला है कि मैं नहीं कर सकता हूँ तो आपको वो करना ही है ना। तो आपके अंदर मोटिवेशन, उत्साह, संचार ये सब भी कर सकता है। तो यहाँ पे मेन यही है कि ज़रूरी भी रहता है कहीं कहीं आपको कटु वाक्य बोलना या फिर किसी की आलोचना करना। बस ये है कि उसका ज़्यादा नेगेटिव नहीं हो, है ना, वो सकारात्मक रूप में ही हो। अगर आपके आलोचना से किसी को बहुत ज़्यादा घाव पहुंच रहा है या फिर हेट स्पीच फैल रही है, अशांति हो रही है, संघर्ष वगैरह ये सब चीज़ें हो रही है तो वो सही नहीं है ना। आप इस प्रकार की वाणी यूज़ करें या इस प्रकार के आपके शब्द हो जो उसको सकारात्मक रूप से प्रभावित करे, ना कि उसके जीवन को या फिर उसके आसपास की जो भी परिस्थिति है या फिर उसके सराउंडिंग है उसको डिस्ट्रॉय करे। ऐसा कुछ नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे बस यही चीज़ है। और यहाँ पे थोड़ा ये भी कर सकते हैं ना कि इसको यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा वे फॉरवर्ड टाइप वाला है तो वो सबसे एंड में आएगा तो चलेगा। इसको काउंटर वाले को पहला लिख सकते हैं, उसके बाद में ये लिख सकते हैं कि हाँ हमें किस प्रकार से अपने शब्दों का सही से चयन करना चाहिए या फिर किस प्रकार की वाणी वगैरह यूज़ की जानी चाहिए। तो उसको आप लास्ट में भी लिख सकते हैं। उसके बाद में अपन एंड कर सकते हैं अपने कंक्लूजन के साथ। और यहाँ पे एक कोटेशन टाइप ही है, हमारे शब्द ही हमारा भविष्य, व्यक्तित्व और हमारी सभ्यता का दर्पण है ना। कि हम किस प्रकार से शब्दों का यूज़ कर रहे हैं या फिर किस प्रकार से हम खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं, वही हमारे व्यक्तित्व और हमारी सभ्यता का कहीं ना कहीं दर्पण रहता है। क्योंकि आपकी जो लैंग्वेज होती है या फिर आपके बात करने का तरीका होता है वही आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपका चरित्र क्या है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से अपन एंड कर सकते हैं। और अगर किसी ने ये कबीरदास जी का दोहा नहीं लिखा है तो वो भी इसको लिख के अपना ऐसे को एंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला ऐसे हो गया है। उसके बाद सेकंड वाला है वो भी थोड़ा इजी है और ये काफ़ी ज़्यादा जीए से रिलेटेड है तो इसको भी अपन कर लेंगे। ठीक है, और ये फिफ्थ ऐसे, उसके बाद अपना ऑलमोस्ट क्या कंप्लीट हो गया है 14 वाला, तो उसके बाद फिर अपन 15 वाला स्टार्ट करेंगे। तो ये ऐसे बोल रहा है कि पर्यटन है वो भारत के लिए एक अगला बड़ा प्रेरक हो सकता है ना। कि भारत की जो पर्यटन वाली स्थिति है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है जो एक अगला भारत के लिए बड़ा प्रेरक हो सकता है। वो काफ़ी कुछ सेक्टर है उसको ग्रो कर सकता है या फिर एक अच्छा इकोनॉमिक कल बैकग्राउंड दे सकता है। एक मतलब बड़ा मोटिवेशन फैक्टर बोलो या फिर किसी सेक्टर को ग्रो करने के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ी पोटेंशियल है भारत के पर्यटन के अंदर, है ना। तो आप इस चीज़ से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, उसके पक्ष विपक्ष उसके अंदर आप अपने पॉइंट को जस्टिफाई कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो यहाँ पे अपन ये कोटेशन लिखा हुआ है वहाँ से अपन स्टार्ट कर सकते हैं। ये कोटेशन है कि भारत की आत्मा उसकी विविधता में बसती है और पर्यटन उस आत्मा का दर्पण है। कि भारत ऐसा कंट्री है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आपको विविधता दिखाई देगी और विविधता का जो दर्पण है या फिर जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं पर्यटन के अंदर बसती है।
तो इस प्रकार से अपन कुछ लिख सकते हैं। या फिर अपन भारत का थोड़ा उसकी झलक कैसी है, पर्यटन के मामले में भारत किस किस प्रकार का है, या फिर किस किस स्थान की क्या चीज़ प्रसिद्ध है जो पर्यटन को बढ़ावा दे सकती है, तो वहाँ से भी अपन कुछ लिख सकते हैं। जैसे कि बनारस घाट के सुबह की आरती हो गया, या फिर कश्मीर की बर्फ़ से ढकी वादियाँ हो गई, राजस्थान का रंग बिरंगा सुनहरा रेगिस्तान हो गया, गुजरात का गरबा हो गया, 7 बहनों की लोक संस्कृति हो गई, केरल की प्रकृति हो गई, पश्चिम घाट की जैव विविधता हो गई, है ना। तो इस प्रकार से भी अपन लिख सकते हैं कि भारत के अंदर इतनी सारी डाइवर्सिटी दिखाई देती है। यहाँ पे अपन और भी कर सकते हैं ये ना कि धार्मिक मामले में भारत किस प्रकार का है। धार्मिक चलो बनारस की आरती हो गई, या स्वास्थ्यवर्धक भी हो सकता है कि भारत के अंदर किस प्रकार से आयुर्वेद हो गया, या फिर कुछ और ऐसी भी चीज़ें हैं जो भी पर्यटन को बढ़ावा देती है। मनोरंजन हो गया, पर्यावरण से रिलेटेड जितना भी अपन डाइवर्सिफाई कर सकते हैं ना, तो वैसा अपन कुछ कर सकते हैं। या फिर पर्यटन के मामले में कोई रिपोर्ट वगैरह आ रखी हो, है ना, तो वो भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेन इसी प्रकार से कुछ इंट्रोडक्शन बनेगा, बाकी इतना कुछ है नहीं। और फिर बात करें अपने बॉडी पार्ट की, तो सबसे पहले यही है कि पर्यटन क्या होता है, उसको आप डिफ़ाइन कर दो, है ना, कि पर्यटन से आप क्या समझते हैं। तो ये मेन तो आपका यात्रा को ही पर्यटन बोला जाता है, और ये एक मनोरंजन का साधन रहता है। ये आपके सांस्कृतिक सामाजिकरण हो गया, संस्कृति की विविधता हो गई, जनसंख्या, प्रकृति, इन सब से आप रिलेटेड मान सकते हैं कि ये किस प्रकार से सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, और उसके बाद ये भी बता सकते हैं कि भारत के अंदर पर्यटन के क्या क्या प्रकार रहते हैं, कि आप भारत के अंदर पर्यटन को देखते हैं तो वो किन किन रूपों के अंदर दिखाई देता है। तो यहाँ पे अपन को धार्मिक रूप में दिखाई देता है, स्वास्थ्यवर्धक के रूप में दिखाई देता है, मनोरंजक के रूप में दिखाई देता है, पर्यावरण के रूप में दिखाई देता है, सांस्कृतिक दिखाई देता है, कलात्मक दिखाई देता है ना। तो ये अपन लिख सकते हैं। और भी पर्यटन कहीं ना कहीं आर्थिक रूप में भी आपको दिखाई देता है। तो ऐसे अपन लिख सकते हैं कि भारत के अंदर पर्यटन के ये प्रकार है। उसके बाद जो क्वेश्चन बोल रहा है कि किस प्रकार पर्यटन है वो अगला बड़ा प्रेरक हो सकता है, तो ये मेनली उसकी प्रासंगिकता बोल रहा है, या फिर भारत की क्या पोटेंशियल है उसके बारे में ही बात कर रहा है। तो यहाँ पे अपन को बतानी होगी कि भारत के अंदर क्या पोटेंशियल है, क्या प्रासंगिकता है पर्यटन की, जिससे प्रभावित होकर ये एग्जामिनर हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे मेन आपको वही लिखना पड़ेगा कि क्या पोटेंशियल है, क्या संभावना है। तो यहाँ पे भी संभावना को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि आपको धार्मिक रूप में, मतलब कि आपने एक पॉइंट बना लिया धार्मिक है ना, तो धार्मिक के अंदर आपको क्या क्या पोटेंशियल दिखाई देता है, स्वास्थ्यवर्धक के अंदर क्या है, मनोरंजन में, पर्यावरण में, सांस्कृतिक हो गया, कलात्मक हो गया, आर्थिक रूप में है, वहाँ पे क्या क्या पोटेंशियल दिखाई देता है। यहाँ पे कुछ अपन रिपोर्ट्स वगैरह ये सब भी थोड़ा ऐड कर सकते हैं, कुछ डेटा भी डाल सकते हैं कि जो पर्यटन है वो लगभग 10 करोड़ जनसंख्या है उनको जॉब देता है डायरेक्ट इनडायरेक्टली, या फिर जो जीडीपी के अंदर 5 से 6% है वो कंट्रीब्यूशन पर्यटन का रहता है। तो इस प्रकार के कुछ डेटा भी डाल सकते हैं। और जो लोग मीन्स अलग अलग स्टेट है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी कुछ प्रयास कर रहे हैं, तो वो भी लिख सकते हैं कि राजस्थान है, राजस्थान पर्यटन के मामले में काफ़ी अच्छा माना जाता है ना। तो यहाँ पे अतिथि देवो भव जो नीति है, पधारो हमारे देश हो गया, वसुदेव कुटुंबक हो गया, या फिर सॉफ्ट पावर हो गई भारत की, ये सभी कहीं ना कहीं एक भारत के पोटेंशियल है, या फिर भारत की कुछ खुद की तरफ से कुछ प्रतिक्रिया हैं जो दिखाता है कि भारत के लिए एक अगला प्रेरक हो सकता है ना। तो ये लिख सकते हैं। उसके बाद अपन ये अगला क्वेश्चन बना सकते हैं कि अगर पर्यटन है वो एक अगला बड़ा प्रेरक होगा, है ना, तो अगर आप इस चीज़ को स्वीकार करते हैं या फिर इसकी तरफ आप अपने कदम बढ़ाते हैं, इसके लिए कार्य करते हैं, तो उसका क्या आपको लाभ मिलेगा, क्या उसके पॉजिटिव चीज़ें रहेगी, या फिर क्या उसका बेनिफिट रहेगा। तो इसको फिर अपन सेक्टोरल में लिख सकते हैं, या फिर जो पेस्टल अप्रोच है उसके अंदर लिख सकते हैं कि अगर भारत पर्यटन को बढ़ावा देता है तो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, है ना। तो यहाँ पे अपन एक लिख सकते हैं अर्थव्यवस्था के अंदर उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। तो यहाँ पे जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ेगा, जॉब बढ़ेगी, विविधता आएगी रोजगार के अंदर, और समाज के अंदर लिख सकते हैं कि लोगों के अंदर एकता आएगी, और कहीं ना कहीं सद्भाव हो गया, है ना, सहिष्णुता, ये सब चीज़ें भी आएगी। संस्कृति को बढ़ावा देगा, जो भारत का कल्चर है वो देश विदेश के अंदर फैलेगा, है ना। तो संस्कृतिकरण होगा, स्किल एंड ट्रेनिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। जब पर्यटन आएगा तो वहाँ तो जो वर्कर है उनको स्किल दिया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, जिससे अपने आप जॉब भी बढ़ेगा, लोगों के पास एजुकेशन आएगी, स्किल आएगी, ट्रेनिंग आएगी।
तो वो चीज़ लिख सकते हैं। भारत की पहचान है वो विश्व है, या फिर देश विदेश के अंदर उसकी पहचान को बढ़ावा मिलेगा। जो भारत की नीति है वसुधैव कुटुंबकम हो गया, या फिर विश्व गुरु बनना चाहता है ना, तो उसको कहीं ना कहीं एक नया आयाम मिलेगा। भारत का सशक्तिकरण होगा, न केवल शहरी क्षेत्र में या फिर एक पर्टिकुलर सेक्टर को नहीं, बल्कि ग्रामीण शहरी दोनों का सशक्तिकरण होगा, मैन वुमन दोनों का सशक्तिकरण होगा। तो वो अपन लिख सकते हैं। दूसरा, विकास के अवसर प्रदान होंगे, रोजगार होगा, अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण भी काफ़ी कुछ मिलेगा, कि काफ़ी कुछ जो फोर्ट हो गया या फिर कुछ संपदा वगैरह है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रही है ना। तो अगर पर्यटन आएगा तो फंड वगैरह मिलेगा, या फिर लोग आएंगे तो उसको अच्छा दिखाने के लिए अपने आप उसकी अपन मरम्मत करेंगे, उसका संरक्षण करेंगे, है ना। तो कहीं ना कहीं जो आपकी धरोहर है, प्राकृतिक संपदा है, उसको संरक्षण भी मिलेगा। तो वो चीज़ अपन लिख सकते हैं। फिर एक ही कोटेशन है, भारत की धरोहर दौलत पर्यटन, कि भारत की जो धरोहर है वो दौलत है, और जो पर्यटन है वो भारत का परिचय पत्र है ना। कि भारत को अगर आपको जानना है, या फिर उसकी कितनी विविधता है, कितना उसके अंदर डाइवर्सिटी है, कितने आयाम है भारत के, है ना, तो आप उसके पर्यटन से पहचान सकते हो। क्योंकि आप हर क्षेत्र के अंदर जाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ अलग मिलेगा, है ना। तो वो अपने आप भारत का एक परिचय पत्र प्रस्तुत कर देगा। तो वो चीज़ अपन लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन ये बना सकते हैं कि इस प्रेरक शक्ति के अवसर ही है या चुनौतियाँ भी है। कि आप बोल रहे हो कि बहुत बड़ा प्रेरक स्रोत हो सकता है, तो हम भी एग्री करते हैं कि हाँ बड़ा प्रेरक स्रोत है, लेकिन साथ में कुछ चैलेंजेस भी है, कुछ चुनौतियाँ भी है जो विद्यमान है, उससे हमें ठीक करना रहेगा। तो यहाँ पे अपन चैलेंजेस को लिख सकते हैं कि क्या क्या आपको चैलेंजेस दिखाई देते हैं। कि अवसरचनात्मक हो गया, सुरक्षा संबंधी हो गया, पर्यावरण का दोहन हो रहा है, स्किल नहीं है, एजुकेशन नहीं है, अच्छा ट्रेनिंग नहीं है, परिवहन के साधन थोड़े से कम दिखाई देता है, भारत के अंदर डिज़ास्टर काफ़ी ज़्यादा आते हैं, और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी वाली चीज़ें भी अपन लिख सकते हैं। कि जो सीमा विवाद वगैरह है तो उसका अपन लिख सकते हैं, है ना। जो भी चैलेंजेस पर्यटन के मामले में दिखाई देता है वो लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपन एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं कि किस प्रकार से जो हिमालय है उसका दोहन हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, और जो हिमालय के जो बर्फ़ वगैरह है वो मेल्ट हो रही है, वो चीज़ लिख सकते हैं। डिज़ास्टर लिख सकते हैं, डिज़ास्टर किस प्रकार से काफ़ी कुछ चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देता है, परिवहन के साधन किस प्रकार से कम है, या फिर अवसरचनात्मक बाधाएं क्या क्या है वो लिख सकते हैं। सुरक्षा का भी अपन लिख सकते हैं, जितना ज़्यादा एग्जाम्पल से जस्टिफाई कर सकते हैं ना वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद ये भी ऐड कर सकते हैं कि भारत ने पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु क्या क्या प्रयास किए हैं, ना। तो यहाँ पे अपन गवर्नमेंट को कुछ इनिशिएटिव लिख सकते हैं जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिले। तो भारत की जो प्रसाद योजना है, स्वदेश दर्शन हो गया है, इनक्रेडिबल इंडिया हो गया है, भारत को देखो हो गया, जानो अपना देश हो गया, अतुल्य भारत हो गया। तो इस प्रकार के कुछ इनिशिएटिव भी है जो इंडिया ने उठाए हैं, है ना। इको टूरिज़्म को बढ़ावा देना, या फिर ट्रेनिंग के लिए भी कुछ प्रयास वगैरह किए जा रहे हैं, तो वो अपन लिख सकते हैं। और फिर अगला क्वेश्चन ये बना सकते हैं कि आप बोल रहे हो बहुत अच्छा सेक्टर है, हमने बता दिया हाँ अच्छा सेक्टर है। उसके बाद कुछ चैलेंजेस है वो भी है, वो भी अपन ने बता दिया। उसके बाद ये क्वेश्चन बना सकते हैं कि हाँ ये चैलेंजेस है, तो हम उसको इस प्रकार से एड्रेस कर सकते हैं जिससे एक अच्छे रूप में या संधारने और सतत रूप से एक पर्यावरण का जो प्रेरक स्रोत है वो बन सके। उसके लिए हमें चैलेंजेस को एड्रेस करना पड़ेगा। जो भी आपको चैलेंजेस दिखाई देती है तो उसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कि जो अवसरचनात्मक आपको कमियाँ दिखाई देती है उसको आप ठीक करेंगे, जो सुरक्षा की चीज़ है उसको आप कहीं ना कहीं एड्रेस करेंगे कि किस प्रकार से जो पर्यटक आते हैं उनकी सुरक्षा की जा सकती है, या फिर जो पर्यावरण दोहन हो रहा है किस प्रकार से उसको न्यूनतम किया जा सकता है। आपको जो स्किल है, ट्रेनिंग के बेसिस पे जो कमियाँ दिखाई दे रही है आप उसको किस प्रकार से परिपूर्ण कर सकते हैं। परिवहन के साधन को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। जो आपदाएं वगैरह आ रही है उसको किस प्रकार से न्यूनतम किया जा सकता है ना। तो ऐसा अपन कुछ लिख सकते हैं। और दूसरा, किस प्रकार से पर्यटन को है अन्य सेक्टर के साथ भी उसका समावेशन किया जा सकता है, वो भी अपन लिख लेंगे। जिससे क्या होगा कि हमारा पर्यावरण है वो पर्यटन समावेशी हो, संधारणीय हो, सतत हो। और अंत में अपन अपना कंक्लूजन लिख लेंगे कि भारत विश्व गुरु तो पर्यटन सशक्त पथ प्रदर्शक हो सकता है, बिकॉज 1000 मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। कि भारत विश्व गुरु बनना चाहता है, विश्व गुरु का सपना है वो भारत के लिए काफ़ी बड़ा सपना है। और उसके लिए जो पर्यटन है वो एक
पथ प्रदर्शक के रूप में हो सकता है, कि एक मीन्स बन सकता है जिसके जो है ना मोड बन सकता है, सॉरी, जिससे फिर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और आपका लक्ष्य है भारत को विश्व गुरु के रूप में मान्यता दिलाना। और यहाँ पे फिर ये उसको जस्टिफाई करने के लिए लिखा हुआ है कि अगर आपको 1 मील की यात्रा करनी, 1000 मील की यात्रा करनी, 1000 मील का मतलब आपको विश्व गुरु बनना है ना, तो उसके लिए आपको कम से कम पहले 1 कदम तो बढ़ाना ही पड़ेगा। 1 कदम कहीं ना कहीं आप इस पर्यटन को मान सकते हैं। तो ऐसे अपन अपने ऐसे को एंड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे बोल रहा है ना कि अगला बड़ा प्रेरक हो सकता है, या फिर अब ये बोल रहा है कि पर्यटन के ऊपर ही ये बल दे रहा है। अपन यहाँ पे एक ये चीज़ भी लिख सकते हैं कि पर्यटन के अलावा भी काफ़ी कुछ ऐसे सेक्टर है जो भारत के लिए एक बड़ा प्रेरक हो सकता है। यहाँ पे क्या क्या आप मानते हैं प्रेरक, उसका भी एक अलग से पॉइंट अपन बना सकते हैं, जैसे कि जनसंख्या लाभांश है ना, तो वो भी काफ़ी बड़ा प्रेरक है। अगर आप उसको अच्छे से यूज़ वगैरह करेंगे तो वो भी एक बड़ा प्रेरक हो सकता है। और पर्यावरण का भी ले सकते हैं कि पर्यावरण भी किस प्रकार से एक अगला प्रेरक हो सकता है। मीन्स आप वनीकरण को बढ़ावा देके और आयुर्वेद वगैरह है इनके ऊपर फोकस करके किस प्रकार से आप एक अगला प्रेरक बना सकते हैं, या फिर जो भारत के कुछ सनराइज सेक्टर है उनको किस प्रकार से ग्रो करके आप एक अगला बड़ा प्रेरक बना सकते हैं। इस प्रकार से और भी आपको कुछ पॉइंट याद आए तो वो भी अपन 1-2 ऐसे लिख सकते हैं कि पर्यटन के अलावा भी ऐसा कुछ है जो भारत, अगर इनके ऊपर भारत वर्क करे तो भारत काफ़ी कुछ अच्छा कर सकता है और एक अच्छा या फिर एक बड़ा प्रेरक के रूप में उभर सकता है वो चीज़, ठीक है। तो फिर अपना 2014 का जो भी था वो हो गया है ना। अब नेक्स्ट 2015 का करेंगे। तो चलिए ठीक है, बाय बाय।